आज जैसे ही मफी की आंखें खुली, उसे पता चला उसका शरीर मजबूती से एक मेज से बंधा हुआ है। बगल की ऑपरेटिंग टेबल पर एक लाश थी। जैसे ही मफी हैरान था, लंबे बालों वाला एक आदमी ज़ोंबी का सिर पकड़े हुए अंदर आया। यह आदमी एक पागल वैज्ञानिक था जो रिसर्च के लिए ज़ोंबीज को पकड़ता था। उसने मफी को ज़ोंबी समझ लिया क्योंकि मफी की त्वचा नीली है। तब कलेक्टर ने मफी की ओर ध्यान न देते हुए आरी उठा ली। वह उसकी पूरी खोपड़ी ही निकालने वाला था। अब यह देखकर मफी घबरा गया। उसे यकीन हो गया कि यह आदमी पागल है। उसने कई ज़ोंबीज को काटकर रिसर्च की थी और ये पहली बार था कि उसने किसी ऐसे ज़ोंबी को देखा था जो बात कर सकता है। तब भयभीत होकर मफी ने अपना सिर हिलाया। एक ज़ोंबी में डर देखकर कलेक्टर और अधिक उत्साहित हो गया और ज़ोंबी का उसे पानी मांगना बेतुका लग रहा था। फिर भी कलेक्टर ने एक गिलास पानी उसे दिया। अब पीने के बाद मफी ने कहा, मैं और मेरे दोस्त की कार खराब हो गई थी और हम खाना ढूंढ रहे थे और गलती से आपके जाल में फंस गए। अब यह सुनकर कलेक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि यह आदमी एक ज़ोंबी नहीं था, लेकिन वह निराश नहीं था। फिर वह मफी के कान के पास एक रिकॉर्डर लाया जिसमें सिटीजन जेड की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसने उसकी जानकारी दुनिया भर में प्रसारित की थी। कलेक्टर ने तुरंत अनुमान लगाया कि आधा मानव आधा ज़ोंबी, ये तो मफी हो सकता है। हालांकि ज़ोंबी के काटने के निशान देखकर कलेक्टर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने प्रयोगों के लिए सही सब्जेक्ट मिल गया है। अब मफी के लिए उसका रवैया काफी नर्म हो गया, लेकिन अगर मफी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वह अपने हाथ में एक स्विच दबाता और कॉलर से बिजली का करंट निकलता। इसलिए अब मफी के लिए भागने की कोशिश बेकार है। फिर कलेक्टर ने मफी को अपने बेशकीमती कलेक्शंस को दिखाते हुए घर का दौरा कराया। तब 3 जानवरों की लाशें मफी ने पहचान ली थी। साथ ही कलेक्टर ने प्रसिद्ध ज़ोंबी फिल्मों का अपना कलेक्शंस भी दिखाया, जैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड और डॉन ऑफ द डेड। दौरे के बाद मफी को बहते पानी के बारे में पता चला और उसने नहाने का फैसला किया। इस बीच टीम एक्स पागल हो रही थी। तब वे बिना कोई निशान के मफी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ मफी को वहां से भागने का एक मौका मिलता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी रिसर्च करते समय कलेक्टर पर हावी हो गया है। जब मफी फिर से जागा तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। अब कलेक्टर ने अतिरिक्त सावधानी बरती और नमूनों के लिए मफी का रक्त निकालने का फैसला किया। बाद में उन्होंने एक वैरायटी शो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मफी को एक मेज पर बांधकर उसका खून निकाला। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब कलेक्टर ने मफी को कई बार बिजली के झटके दिए और कई सवाल पूछकर उसके जवाब पाकर अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखी। इस बीच एक्स टीम वास्तव में मफी की तलाश में परेशान है। उन्होंने अब इस छोटे से शहर में पहुंचकर अलग होकर खोज करने का सुझाव दिया। इंटरव्यू के बाद कलेक्टर मफी को अपने असली खजाने तहखाने में ले गया। उसका लक्ष्य एक ज़ोंबी संग्रहालय बनाना था जिसमें विशेष रूप से अनोखी प्रजातियों का संग्रह किया जाए। पहला ज़ोंबी रेडिएशन से बना था और फूसियों से ढका हुआ था। दूसरा एक पौधा ज़ोंबी था, ग्रीनहाउस से लाया गया था। अब जिस चीज ने उसे वास्तव में चौंका दिया वह तीसरा ज़ोंबी था जिसे वह भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब मफी का मुंह अविश्वास से खुला गया है। कलेक्टर ने कैसे इन पर कब्जा कर लिया था, अब यह उसके समझ से परे था। फिर कलेक्टर उसे सेलिब्रिटी को मिलाने गया जो अब एक ज़ॉम्बी है। वह और कोई नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स के निर्माता जॉर्ज मार्टिन है। तब मफी ने उसे देखने के लिए एक किताब उठाई, पर उसने अचानक कलेक्टर पर वार किया और तेजी से बाहर की ओर भागा। लगता है ये स्थान एक संग्रहालय हुआ करता था जिसमें कई सीढ़ियां और कमरे थे, जिससे उसके लिए जल्दी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसे जल्द ही सीढ़ियां मिल गई और वह पहली मंजिल पर चला गया, लेकिन दरवाजा बंद था। जल्द कलेक्टर भी वहां आया। इस बीच पास में तलाश कर रहे बॉय ने इमारत से गोलियों की आवाज सुनी। मफी के बारे में सुराग पाने की उम्मीद में वह आवाज की ओर भागा। इस समय कलेक्टर मफी को कर्ज देकर तड़पाने लगा है। तभी अचानक एक ज़ोंबी पास आया। मफी ने इसे नियंत्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन बिजली के झटके से वह तुरंत चौंक गया। पर अब दरवाजे पर बॉय भी पहुंच गया है। उसे देख कलेक्टर ने सावधानी से शॉक डिवाइस को अपने पीछे घुमाया। तब मफी यह देखने ही वाला था कि कौन आ रहा है, पर कलेक्टर कभी भी स्विच नहीं छोड़ रहा था। बॉय तब पूछताछ करता है कि वह उसके दोस्त को ढूंढ रहा है, क्या आपने यहाँ किसी को देखा है? तब कलेक्टर ना कहते हुए कम शब्दों में जवाब देता है और बॉय भी उसे देखते हुए चला जाता है। पर पबजी बॉय ने महसूस किया कि अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना बैकपैक और राइफल दीवार के सामने रख दी। जांच करने चला गया। 5 मिनट बाद बॉय सफलतापूर्वक अंदर घुस गया। ये घर बड़ा और शांत था। उसे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था और उसने कमरे दर कमरे तलाशी ली, लेकिन जैसे ही वह तहखाने में ज़ोंबी को देखता है उसे समझ नहीं आया कि काहुतियाप्पा चल रहा है। लेकिन जल्द ही उसने मफी को कुर्सी पर बैठे देखा। अब मफी के दोनों हाथों से खून बह रहा था और बोलने में भी वह बहुत कमजोर था। तब कलेक्टर चुपचाप पीछे से आया और बॉय को भी अपने फंदे में फंसा दिया है।
होश में आने के बाद कलेक्टर ने बॉय को नहीं मारा, क्योंकि वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि अगर मफी ने बॉय को काट लिया तो क्या होगा। वहीं दूसरी ओर रोबर्टा और अन्य लोगों ने शहर की तलाशी ली, लेकिन अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब कलेक्टर ने मफी को धमकाने के लिए गोली चलाई थी। अब मफी के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कैसेंड्रा के कारण दोनों के बीच दूरी और नाराजगी थी, और बॉय मफी का गुलाम बनना स्वीकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि यह मौत से भी बदतर है। पर उसे पता नहीं है कि मफी 3 ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए रुक रहा था। कलेक्टर को मारने के बाद मफी तीनों ज़ॉम्बीज को वापस भगाना चाहता था, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वह तुरंत बेहोश हो गया। अब बॉय घबरा गया, ये जानते हुए कि मफी के नियंत्रण के बिना ज़ॉम्बी अगला हमला उस पर ही करेंगे। लेकिन अपनी टीम ठीक समय पर पहुंच जाती है और अपनी बंदूकों से ज़ॉम्बीज को फिर कभी न मुंह दिखाने के लिए कहती हैं। अब वापस आते समय मफी अभी भी सुस्त था। वे आधे घंटे बाद अपने वाहन पर लौट आए। साथ ही बॉय को मफी का निकाला हुआ रक्त मिला और डॉक्टर ने उसे वापस चढ़ाने में मदद की। बिना बात किए पता चलता है मफी मानव जाति को बचाने के विरोध में नहीं है। उसे डर है कि वे उसे इनाम लेने के लिए कैलिफोर्निया भेज देंगे और फिर से उसे बलि का बकरा बनाकर अकेला छोड़ देंगे। लेकिन अब रोबर्टा वादा करती है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब अगले दिन कैलिफोर्निया के सफर पर बढ़ते हुए आज अपनी टीम मैक्सिको में पहुंच चुकी है। वे अब वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका सामना ज़ॉम्बीज की एक विशाल भीड़ से होता है और मफी अभी थका हुआ महसूस कर रहा है। इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारकर उनका गोला बारूद भी अब कम हो रहा है। जल्द ही वे सीमा की दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो 10 मीटर से भी ऊंची है, जिस पर चढ़ना असंभव है। ये दीवार 2000 मील तक फैली हुई है और उनके पीछे का रास्ता पहले से ही ज़ॉम्बी की भीड़ ने बंद कर दिया है। साथ ही अब बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी है। तब रोबर्टा ने तुरंत मफी को खींचा और ज़ॉम्बीज को नियंत्रित करने को कहा है। मफी अब उसके हाथ कमजोर पड़ चुके हैं, जिस कारण अब वह उन्हें रोक नहीं पा रहा है। जैसे सारी आशा खत्म हो गई, अचानक एक विस्फोट हुआ। ऊपर देखने पर उन्हें दीवार पर भारी हथियारों के साथ 0 पॉइंट ड्रग कार्टेल का ग्रुप दिखाई दिया। वह निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। यदि वे नहीं गए तो वे यहीं मर जाएंगे। सीढ़ियां उतरकर देखने पर यह भूमिगत मार्ग दिखाई देता है। एस्कोपियन अब शांति से कहता है, मैं मफी की तलाश कर रहा था। अब टीम इस बात से उलझन में है कि उसने उन्हें क्यों बचाया है, या फिर यह उसकी कोई चाल है। तब एस्कोपियन ने शांति से कहा, अगर मैं चाहता कि तुम मर जाओ तो मैं तुम्हें बाहर ही छोड़ सकता था, लेकिन हमारी मालिक लारीना तुम्हें ढूंढ रही है। अब यह सुनने के बाद रोबर्टा को लगता है कि शायद उसकी बातों में कुछ दम होगा। फिर उन्होंने सुरंग के रास्ते एस्कोपियन का पीछा किया। थोड़ी देर के बाद एस्कोपियन उन्हें वापस सतह पर ले आया और दावा किया कि दरवाजे के पार वह भविष्य है जिसे ज़ीरो ग्रुप बनाना चाहता है। अब एक्स टीम कुछ घबराहट के साथ पीछा करती है। यहाँ हरा भरा है, जिस कारण उनका मन शांत हो जाता है और जल्द ही एस्कोपियन उन्हें बॉस लारीना से मिलाने ले गया। लारीना, उसने मफी को लाने के लिए अब रोबर्टा को सीधे धन्यवाद दिया। जीरो ग्रुप नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह था। वे हैरान है कि वे उससे क्या चाहते हैं। तब लारीना ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन टीम एक्स को सब कुछ दिखाने का वादा किया। बाद में उन्हें अपने हथियार बाहर छोड़ने पड़ते हैं। वास्क्वेज, जिन्होंने उसके पत्नी और बेटी की हत्या की, वह जीरो ग्रुप ही है, पर वह सही समय का इंतजार कर रहा है। रास्ते में लारीना ने खुलासा किया कि जीरो ग्रुप के पास वैज्ञानिक भी थे। साथ ही वह सभी जीवित बचे लोगों का इलाज करने के लिए उन्हें केवल खून के लिए मफी की आवश्यकता थी। इसके बाद लारीना उन्हें उनके लैब में ले जाती है। उसी समय डॉक्टर कुरियन वहां दिखाई देता है, जो हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। अब लारीना कुरियन को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। साथ ही उसने उनसे एक सौदे की पेशकश की। यदि मर्फी को कैलिफोर्निया भेजना एक इनाम है, तो वह सरकार से 10 गुना अधिक की पेशकश कर सकती है। इस प्रकार कोई चारा नहीं होने के कारण मफी लैब में रुका रहा, जबकि टीम एक्स को फिर से तहखाने में ले जाया गया। तब लारीना ने कहा कि वे या तो गैसोलीन और गोलियों के साथ यहाँ से चले जाएं, या एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जीरो ग्रुप में शामिल हो जाएं। उसके शब्दों में कोई जबरदस्ती नहीं थी। वह शांति से रोबर्टा के फैसले का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ वास्क्यूज अंदाजा लगाया कि यदि रोबर्टा ने सामान लेकर चले जाने का फैसला किया, तो संभवतः उन्हें मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ रुकने का सुझाव देने के पीछे वास्केज का अपना मकसद था, क्योंकि वह अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता था। तब मफी को वहां ना छोड़ते हुए उसने यहाँ रहने का फैसला किया। हालांकि उनके साथ वास्तव में शामिल होने के लिए उन्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। जैसे ही उसने ऐसा कहा, एक्स टीम पूरी तरह से तैयार हो गई। अब जब उन्हें दोबारा रोशनी दिखी तो वे एक कमरे में थे। एस्कोपियन अपने आदमियों के साथ दूसरी मंजिल पर खड़ा था। पता चला उन्हें ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ना है।
लेकिन ये पता नहीं कि कितने ज़ॉम्बी उनके खिलाफ आने वाले हैं। साथ ही उन्हें हर प्रकार के हथियार भी दिए जाते हैं। तब ऊपर लोगों ने तो शर्त भी लगानी शुरू कर दी कि उनमें से कौन बचेगा। जल्द स्कॉर्पियन ने अलार्म बज गया और ज़ॉम्बीज की भीड़ उनके सामने दिखाई देती है। Murphy to the city of Terceros.